हाय फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर देखिएगा, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ है कि खोया हुआ बसंत, और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो बचपन में जो विलुप्त हो चुकी कहानियाँ, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसको लिखा गया है अनीश जंग के द्वारा। अनीश जंग, अब देखिएगा थोड़ा सा हम पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी यहाँ पे लेखिका हैं वो अनीश जंग हैं। अनीश जंग वॉज born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States, America. तो अनीश जंग का जन्म राउरकेला में हुआ और उनका बचपन, हर चाइल्डहुड, उनका बचपन एंड एडोलसेंस, एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था, तो उनका जो बचपन था और किशोरावस्था था वो हैदराबाद में व्यतीत हुई। सी रिसीव हर एजुकेशन, और उन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इन हैदराबाद, हैदराबाद में, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो उनने जो शिक्षा ग्रहण की है वो हैदराबाद में की और फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों के दोनों लेखक थे। अनीश जंग बिगन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, और अनीश जंग ने अपने जीवन जो लिखने का जो प्रारंभ किया वो भारत से ही किया। तो राइटिंग में भारत से उन्होंने लिखने का काम शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथरेड सेवरल बुक्स। और उन्होंने जो बहुत ही प्रख्यात न्यूज़पेपर थे उनमें एडिटर का काम किया। एडिटर मीन्स होता है संपादक का काम किया, और कॉलमनिस्ट मीन्स जो स्तंभ लेखक होते हैं उनका काम किया भारत में भी, और एब्रॉड मीन्स होता है विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथरेड सेवरल बुक, और बहुत सारे बुकों का जो किताबें उनके द्वारा लिखी गई। द फॉलोइंग इज एन एग्जैप्ट फ्रॉम हर बुक द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और द फॉलोइंग इज एन एग्जैप्ट, एग्जैप्ट मीन्स होता है उद्धृत करना। तो जो स्टोरी इसमें है उसको जो एग्जैप्ट किया गया है वो उनकी जो बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। हियर सी एनालाइज द ग्रेटिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। अब यहाँ पे सी एनालाइज, एनालाइज मीन्स होता है विश्लेषण करना। उन्होंने यहाँ पे विश्लेषण किया है द ग्रेंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। ग्रेंडिंग पॉवर्टी मीन्स जो मीन्स गरीबी में पिस रहे हैं, या फिर जो ट्रेडिशन मीन्स होता है रीति रिवाज, जो हमारी जो प्रथाएं रीति रिवाज चलती आ रही हैं उनमें जो पिस रहे हैं उन पे उनने यहाँ पे उनका एनालिसिस किया है। विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण होना। तो जहाँ पे कि बच्चों के जीवन का शोषण किया जा रहा है उसकी उन्होंने क्या किया, निंदा की है। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना। तो इस जो यहाँ पे अनीश जंग द्वारा लिखी गई है इसमें दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो भाग है, जो इसका टाइटल है फर्स्ट भाग का, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। अब इसकी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक लड़का है साहेब जो कि कचरा बीनता है, और उसका परिवार पहले ढाका बांग्लादेश में रहता था, लेकिन वहाँ पे उनका जो मकान था, उनके जो हरे भरे खेत थे, वहाँ पे एक बहुत तेज़ तूफान आता है और सारा का सारा वो स्वेप्ट कर जाता है। उसके बाद वो
71 में भारत आते हैं और भारत में दिल्ली में सीमापुरी जगह पर वो रहते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग मीन्स कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं। तो साहेब जो है अपने वो फ्री है अपना काम करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि जो इस स्टोरी के अंत में कि वो आप एक दुकान पर, एक चाय के स्टॉल पर काम करता है और वहाँ पे उसको 800 रुपये मिलते हैं और भोजन मिलता है। तो आप अब लाइन बाय लाइन आप देखेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे इस कहानी को। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। गार्बेज का अर्थ है कचरे में, और समटाइम्स कभी कभी। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Scrounging means होता है सर्च करना, तलाश करना। तो लेखिका यहाँ पे कहती है कि साहेब रोजाना सुबह मुझे अचानक मिल जाता है। वह मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता है। मैंने उससे पूछा, आई आस्क साहेब, मैंने साहब से पूछा, वाई डू यू डू दिस? तुम यह काम क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। और साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। और ढाका के हरे भरे खेतों के बीच वह अपने घर की याद उससे बिल्कुल नहीं आती है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माता उसको बताती है कि उनके जो फील्ड्स थे, ग्रीन फील्ड्स थे, हरे भरे खेत थे, एंड होम्स, और जो उनके घर थे उनको मैनी स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, बहुत तेज तूफान आया और उसने उसको स्वेप्ट कर दिया मीन्स उसको नुकसान कर दिया। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इस कारण वो वहां छोड़कर आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और लुकिंग फॉर गोल्ड, सोना खोजने के लिए, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में आए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पे कि वो अब रह रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे वो रह रहे हैं, तो यहाँ पे गोल्ड का अर्थ, सोना खोजने का अर्थ है कि वो अपना जो उनका सर्वाइवल के लिए, रोजी रोटी खोजने के लिए वो बड़े शहरों की ओर आए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मिटरेड लुकिंग अवे। और उसने कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ही मिटरेड, उसने मुंह के अंदर कहा, और ही नाउ मिटरेड लुकिंग अवे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मिटरेड लुकिंग अवे। वो इधर उधर देखकर बुदबुदाया कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके सिवाय मेरे पास कुछ करने को नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। और मैंने उससे कहा, ग्लीवली मीन्स होता है सहज भाव से, मैंने उसको सहज भाव से कहा कि गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। immediately how that advice must sound, how that the advice must sound का अर्थ है कि मेरी जो सलाह थी उसके लिए उसमें कोई दम नहीं था। There is no school in my neighborhood, when they will on I will go। तो साहेब क्या कहते हैं, जब लेखिका ने साहेब को कहा कि तुम विद्यालय जाओ, तो कहते हैं देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they will on आई विल गो, जब यहाँ पे स्कूल बनेगा मैं विद्यालय जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आज हाफ जोकिंग। मैंने मजाक में उससे कहा, मजाक करते हुए, कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं विद्यालय खोलूंगा, विल यू कम, क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो मुस्कुराते हुए उसने कहा, यस हाँ मैं
आऊँगा। A few days later I see him running up to me. Is your school ready? A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him, जब मैंने उसको देखा, running up to me, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा, Is your school is ready? क्या आपका विद्यालय तैयार है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promise like mine abound it in every corner of his bleak world. लेखिका कहती है कि मैं अपने झूठे वादे पर एम्ब्रेस्ड थी, मीन्स लज्जित हुई, और मैंने कहा स्कूल बनने में टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में ज़्यादा समय लगता है, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. पर उसके जो रूखे जीवन, यहाँ पे ब्लीक वर्ड का है, उसका जो जीवन था, रूखे जीवन के हर कोने में मैंने जैसे वादा किया ऐसा वादे भरे पड़े थे, मीन्स उनसे बहुत सारे लोग ऐसे वादे करते थे. After months of knowing him, I asked him his name, साहिब ए आलम, he announced. और जब मैं उसको पहचानने लगी, कुछ महीनों बाद मैं उसको जानने पहचानने लगी, तो आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम, मैंने उसको उसका नाम पूछा. ही अनाउंस, साहिब आलम, उसने बताया साहिब आलम है. ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, और वह उसका अर्थ नहीं जानता था, मतलब साहिब अपने नाम का अर्थ नहीं जानता था. इफ ही न्यू इट्स मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेखिका कहती है यदि वह उसका अर्थ जानता तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मीन्स इस ब्रह्मांड का मालिक, तो ब्रह्मांड का मालिक जो उसका नाम का अर्थ है, ब्रह्मांड का मालिक. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि वह अपने नाम का अर्थ जानता तो उसको विश्वास करना मुश्किल हो जाता. हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता. Unaware of what his name represent, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Unaware of what his names represent, वो अपने नाम को जो उसका नाम रिप्रेजेंट करता है उससे अनअवेयर था. अनअवेयर मीन्स अनभिज्ञ होना. ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमा करता था. रोम्स मीन्स घूमना और स्ट्रीट मीन्स गलियों में. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट मून, और वो जो बेयरफुट आर्मी का अर्थ है जो नंगे पांव चलने वाले बच्चे थे. हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो सुबह की चिड़ियाओं के समान दिखते थे, मीन्स सुबह सुबह वो दिखते थे, झुंड में दिखते थे. एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर में वो, डिसअपेयर मीन्स होता है गायब हो जाना, फिर दिखाई नहीं देना, फिर दोपहर में वो दिखाई नहीं देते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लेखिका कहती है ओवर ऑफ देम, जब महीना भर हो गया तो आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं सबको पहचानने लग गई. रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान करना, अब वो सभी को पहचानने लग गई. Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. एक से मैंने पूछा कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो. My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. तो उसने जब एक से लेखिका ने पूछा कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, तो उसने क्या कहा, My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. बड़े साधारण शब्दों में उसने उत्तर दे दिया कि मेरी माता उनको सेल्फ मीन्स होता है जो स्लैब बोलते हैं, स्लिप, वहाँ से नीचे नहीं उतारती, मीन्स मेरी माता मेरे चप्पलों को स्लैब से नीचे नहीं उतारती. इवन इफ सी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, एडेड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफिल्स हिज फीट एंड से नथिंग. अब इवन इफ सी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, एड अनदर, अब जो दूसरा बच्चा था वो कहता है यहाँ तक कि यदि उसकी माता उन चप्पलों को वहाँ से निकाल देती, स्लैब से निकाल देती,
तो क्या कहता, वह उनको फेंक देता, मीन्स उनको पहनता नहीं। हु इज़ वेयरिंग, वह लड़का बोल रहा है जो एक जोड़े जूते पहने हुए हैं, वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, ऐसे जूते उसने पहने हुए हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, मीन्स बेरंग कप मीन्स बेढंगे जूते हैं। वो ऐसा कहता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, लेके क्या कहती, जब मैंने इन पे टिप्पणी की, ही सफिल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और उसने अपने पैर पीछे को खिसका दिए, एंड कहा नथिंग, कुछ नहीं, आई वॉन्ट शूज, मैं चप्पलें चाहता हूँ। सेज द थर्ड बॉय हु हैज नेवर वर्न अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। अब तीसरा जो लड़का है वो क्या कहता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। थर्ड वॉइस कहता है, जिसने कहता है हु हैज़ नेवर वर्न अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन भर में एक जोड़े जूते कभी भी नहीं देखे, या एक जोड़े चप्पल कभी भी नहीं देखे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग barefoot इन द cities और villages रोड। लेखिका कहती है कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भ्रमण कर रही थी, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot, मैंने बच्चों को देखा कि वो barefoot चल रहे हैं, मीन्स नंगे पाँव चल रहे हैं, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे barefoot इज वन एक्सप्लेनेशन। उनके पास एक एक्सप्लेनेशन था कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, बट देयर टू स्टे barefoot, लेकिन वो क्या करते थे, नंगे पाँव चलते थे। एक ट्रेडिशन था, एक मीन्स रीति रिवाज था कि वो चप्पलें नहीं पहनते थे। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और लेखिका क्या कहती है कि आई वंडर, मैं थोड़ा सा आश्चर्य में थी, यदि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बनने रहने का क्या यह एक बहाना मात्र है। I remember a story a man from Udivi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. लेखिका कहती है, मुझे एक कहानी याद है कि एक व्यक्ति ने मुझे एक कहानी सुनाई उडीपी में। एज अ यंग बॉय, कि एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और एक मंदिर के पास से गुजरता हुआ अपना विद्यालय जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पर कि उसके पापा पुजारी थे, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो थोड़ी देर के लिए मंदिर पर रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़े जूतों के लिए वहाँ पर प्रेयर करता था। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करता था। 30 years later I visit his town and the temple, और लेखिका कहती है 30 साल बाद मैंने वहाँ को विजिट किया, मीन्स वहाँ मैं गई उस शहर में, एंड अ टेम्पल, और उस मंदिर पर, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ डिसोलेशन। लेखिका कहती है अब वह जो मंदिर था वह अब उजाड़ हो गया था। डिसोलेशन मीन्स उजड़ गया था वो मंदिर और वो नगर। इन द बैकयार्ड where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. अब उसके पीछे where lived in a new priest, अब एक नया पुजारी रहता था। there were red and white plastic chairs, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के कुर्सियाँ थीं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और वहाँ पर एक जवान लड़का आया जो कि ड्रेस पहने हुए है ग्रे कलर के, भूरे कलर के, और वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने कि मोजे और जूते पहने हुए हैं। अराइविंग पैंटिंग, हाँपते हुए पहुँचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना जो स्कूल का बैग है उसको सीधे फोल्डिंग चारपाई पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय,
उस बच्चे को देखते हुए आई रिमेंबर द प्रेयर्स अनदर्स बॉय, मुझे अन्य जो दूसरा लड़का था उसकी याद आई जो प्रेयर कर रहा था। हैड मेड टू द गॉडीज, वो देवी की पूजा कर रहा था। वैन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और अंततः उसको एक जोड़े जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडीज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि गॉडीज जो हैं देवी हैं, देवी जो हैं वो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं या किसी की भी प्रार्थना स्वीकार करती हैं। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज, अब उस लड़के के पास भी उस पुजारी के बेटे के जैसे अब जूते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेखिका कहती है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं, कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं मेरे पड़ोस में, अभी भी वो वेयर शूज है, मीन्स उनके पास जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब लेखिका क्या कहती है, माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन होती है जान पहचान, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, अब मेरी जान पहचान उन लोगों के साथ हो गई जो बिना जूते चप्पल के चलते थे। लीड्स में टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले गए, और a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically, जो कि दिल्ली का ही एक क्षेत्र था और जो यहाँ से लाक्षणिक रूप से या सैम्बोलिक रूप से बहुत दूर था। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, और जो लोग वहाँ पे रह रहे थे वो बिना किसी अधिकार के, स्क्वाटर्स मीन्स होता है बिना किसी अधिकार के वहाँ पे रह रहे थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि वहाँ पर 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, और तब सीमापुरी एक मीन्स जंगली इलाका था, मीन्स विकसित नहीं हुआ था, और इट स्टिल इज, अभी भी वो विकसित नहीं हुआ है, वो वैसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड्स विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन डिवाइड ऑफ सेवेज, अब लेखिका कहती है कि इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विथ रूफ्स, अब उनके जो घर हैं वो टीन के हैं और टारपलिन, टारपलिन मीन्स होता है तिरपाल, टीन के और टारपलिन तिरपाल के हैं, जो कि डिवॉइड ऑफ सेवेज, जहाँ पे कि अभी भी जो मीन्स नाले हैं वो सेवेज हैं, मल मूत्र साथ चलता है वहाँ पे। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और उनके घरों से पानी ऐसा ही बहता रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और जहाँ पे कि 10,000 जो कूड़े बिनने वाले लोग हैं वो रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विद द राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। लेखिका कहती है कि दे हैव लिव हेयर फॉर मोर देन 30 years, उनको यहाँ पर 30 साल से ऊपर रहते हुए हो गया, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, ना बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स, लेकिन राशन कार्ड में उनका नाम दे दिया गया है, ऑन वोटर्स, और वोटर्स कार्ड में, वोटर्स लिस्ट में, एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे कि वो आप ग्रेन मीन्स होता अनाज, अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और जो भोजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल करने के लिए, जीवन जीने के लिए, ना कि आइडेंटिटी कार्ड। तो पहचान पत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड, भोजन। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that
गेव अस नो ग्रेन। तो कहते हैं कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन की समाप्ति होती है, दिन छिपता है, वी कैन फीड, हम खाना खा सकते हैं, आवर फैमिली अपने परिवार को खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, मतलब जो भूख से पेट में दर्द होता है उसके बिना हम बिस्तर पर जा सकते हैं। तो वी वुड रैदर लाइव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो ये तो उससे अच्छा है यहाँ पे जीने के लिए कि जहाँ पे जो खेत हमें ग्रेन तक नहीं दे देते, अनाज तक नहीं देते, उससे तो यहाँ पे अच्छा है। सेज अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटरेड साड़ी when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। लेखिका कहती हैं एक ग्रुप था, उससे लेखिका ने कहा, सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक झुंड था जो कि टैटरेट साड़ी मीन्स फटे पुराने साड़ियों में थे। जब उसको लेखिका ने कहा कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि तुमने उस सुंदर से, जो तुम्हारे बहुत सुंदर जो खेत थे, ग्रीन फील्ड थे, रिवर्स नदियाँ थी, उनको तुमने क्यों छोड़ दिया। वेन एवर दे फाइंड फूड, और वेर एवर दे फाइंड फूड, वो खाने की तलाश में आए थे, दे पिट्स देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांसिस्ट होम्स, और वो क्या करते थे, दे पिट्स मीन्स होता है गाड़ देना, देयर टेंट्स मीन तंबू, वो तंबुओं को गाड़ देते, दैट बिकेम ट्रांसिस्ट होम, जहाँ भी उनको लगता था वहीं अपने घरों मीन्स टेंट्स को गाड़ देते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी धीरे धीरे इनमें ही बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और फिर बच्चे जो हैं अपने मीन्स माता पिता के पार्टनर हो जाते थे सर्वाइवल करने के लिए, जो कि मीन्स जीवन यापन करने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पैकिंग, और यहाँ पे जो जीवन का अस्तित्व रखने का अर्थ है सीमापुरी में, कि इसका अर्थ है रैग पैकिंग मीन्स जो कूड़ा है उसको उठाने का काम। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोफेशंस ऑफ अ फाइन आर्ट, अब सालों से इनके अंदर एक कौशल आ चुका था, एक्वायर्ड इनने कर लिया था, एक जो कला होती है मीन्स कूड़े बिनने की कला को इनने एक्वायर्ड कर दिया था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कूड़े के ढेर में सोना, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। अब जो गार्बेज है उनके लिए वह सोना है, क्योंकि इट इज़, यह जो है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि यह रोज उनको रोटी देता है, और रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सर के ऊपर एक छत देता है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि उनकी जो रूफ है, छत है, वो लीक करती है मीन्स वो छिदती है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन यह बच्चों के लिए उनसे भी ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes is lighting up। अब जब के साहिब को कूड़े के ढेर में 10 रुपये का नोट मिल जाता था, तो वह क्या होता है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, वो बहुत खुश हो जाता था। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जैसे कि जब यू कैन फाइंड, तुम्हें मिल जाएगा, अ सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े के ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो तुम खोजना बंद नहीं करोगे, उसकी तलाश करना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस आशा के साथ कि तुम्हें और ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा, इसलिए आप उसकी तलाश करना बंद नहीं करोगे। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट्स मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब जो ये बच्चों के लिए जो यह प्रतीत होता है, दिखाई देता है, इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, उनके लिए कूड़े का
अर्थ कुछ और है, वट इट मीन टू देयर पेरेंट्स, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उसका अर्थ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैपिड इन वंडर, और बच्चे उसमें रैपिड, रैपिड मीन्स उसमें लिप्त हो जाते हैं, वंडर मीन्स उसमें खेलते रहते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वो एक सर्वाइवल का माध्यम है। एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन जीवन यापन का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन विंटर मॉर्निंग में मैंने साहब को देखा कि वो एक गेट के आगे, उसका जो नेबरहुड में एक क्लब है उस गेट पर खड़ा है। लेखिका कहती है मैंने उसको देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो देख रहा था दो लड़के जहाँ पे दो लोग अपने ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो मुँह के अंदर उसने बुदबुदाया कि आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉज इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसको बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा संतोष, कंटेंट मीन्स होता है संतोष, सुख, उनको देखकर, वहां पे से उनको देखकर, उस गेट से देखकर उसको बड़ा आनंद आ रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिटेड, और साथ में उसने कहा कि मैं यहाँ अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग मीन्स होता है झूला झूलना, और जो गेट कीपर है वो मुझे वहाँ पर झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। अब लेखिका क्या कहती है, साहेब टू, साहेब ने भी, इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे। स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, जो उसके नेकर था और शर्ट था वो थोड़ा डिस्कलर्ड था, बेरंग था। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, और वह यह कहता है कि someone means किसी ने, gave them कि वह जूते उसको किसी ने दे रखे हैं, ऐसा उसने कहा। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, लेखिका कहती है दैट फैक्ट, लेकिन वास्तविकता ये थी कि किसी जो रईस लड़का है मीन्स रिच बॉय है, उसने उनको डिस्कार्डेड का अर्थ है कि उनको पहनने से इनकार कर दिया है, रिफ्यूजल कर दिया है उन जूतों को पहनने से। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर them because of a hole is in one of them does not bother him, इसलिए कि फर है शायद उसने जो रिफ्यूज किया उनको पहनने से, उन जूतों को पहनने से रिच बॉय ने, बिकॉज क्योंकि ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह जो साहिब है उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉकिंग वेयर फूट, और जो बिना जूते चप्पल के चलता है, इवन शूज विथ अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, यदि उनको जूता मिल जाए, अब देखिएगा जिनको कभी जूते चप्पल मिले ही नहीं, यदि उनको होल वाला जूता भी मिल जाता है तो उनके सपने पूरे होने, जो सपने वो देख रहे हैं सच होने से, मीन्स उनके जूते अगर उनमें कोई छेद है, अगर उनने आज तक कोई जूते पहने ही नहीं, तो अगर उनको जूते मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है उनके सपने साकार हो गए। बट द गेम इज बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो देख रहा था, टेनिस का गेम, उसको बड़े ध्यान से देख रहा था, इंटेंटली देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम उसके पहुंच से बहुत दूर था। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. और आज सुबह लेखिका कहती है आज सुबह
साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब को उसने रास्ते में देखा, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ पर देखा। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन आर टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। और दूरी को मीन्स हाथ से इंडिकेट करते हुए, मीन्स इशारा करते हुए, और लेखिका को कहता है कि आई नाउ एट वर्क, कि मैं वहाँ चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे यहाँ पे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा का पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखिका कहती है मैंने उसको पूछा क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, लेकिन मैंने देखा, उसके चेहरे को देखा, ही लॉस्ट द केयर फ्री लुक, क्योंकि वह अब केयर फ्री लुक में नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब जो कैनिस्टर है, जो स्टील कैनिस्टर है, वो ज़्यादा भारी है उस बैग से, जो प्लास्टिक बैग को अपने कंधे पर लेकर चलता था, उससे यह ज़्यादा भारी है। द बैग वॉज हिज, जो बैग होता था वो उसका अपना होता था, प्लास्टिक बैग अपना होता था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु वंस द टी शॉप, लेकिन जो एक कैनिस्टर है वह उसके टी शॉप के मालिक का है, ऑन्स मीन्स मालिक। साहिब इज नो लॉन्गर हिज वन मास्टर, लेकिन साहिब अब अपना मास्टर नहीं है, मीन्स साहिब अब अपना स्वामी नहीं रहा। तो आई होप कि आपको ये साहिब वाली जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप इजीली इसमें ढूंढ सकते हैं। एक यहीं पे आप देख सकते हैं जो ये कि साहिब कहाँ पे काम करता है और वो अब अपना स्वामी या अपना मास्टर क्यों नहीं रहा। तो ये वाला पैरा आप चेक कर सकते हैं। और साहिब का पूरा नाम क्या है, तो साहिब आलम, और उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या साहिब अपना नाम को का अर्थ जानता है, तो नो यहाँ पे है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो इसका सेकंड भाग है। इसका सेकंड भाग है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज वन मास्टर, मुकेश अपना मास्टर स्वयं बनना चाहता है और फोर्सफुली कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस, वो अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, लेखिका कहती है मैंने उससे पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, लेखिका कहती है उसने सीधे मेरे आंखों में आंखें डाल के कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangle। फिरोजाबाद कस्बे की जो गलियां जो धूल से भरी हुई हैं, डस्ट मीन्स होता है धूल, स्ट्रीट मीन्स गलियां, धूल से भरी हुई हैं, उसमें उसका स्वप्न जो उसका ड्रीम है मृग मरीचिका के समान दिखाई देता है। लूम्स मीन्स अपेयर होना, दिखाई देता है, मृग मरीचिका के समान दिखाई देता है। और जो फिरोजाबाद है वो ग्लास मीन्स ग्लास बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और प्रत्येक परिवार जो अन्य परिवार हैं फिरोजाबाद के वो भी एंगेज हैं इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने में वो भी लगे हुए हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यह भारत का जो सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, मीन जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, ग्लास बैंगिंग उद्योगों का केंद्र है। इंडस्ट्री मीन्स होता है उद्योग, उसका एक केंद्र है ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए।
where families have spent generations working around furnaces, और जहाँ पे परिवार जो हैं वो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेंड कर देते हैं उन भट्टियों में। फर्नेस मीन्स होता है भट्टियाँ। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग्स बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है जो भी इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे बैंगल्स बनाए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। लेखिका क्या कहती है कि कोई नहीं जानता, नन ऑफ देम नो दैट, कोई नहीं जानता, इट इज़ इलीगल, ये अवैधानिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के, लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पर कि जो भट्टियाँ हैं उनमें हाई टेम्परेचर होता है, उसका तापमान बहुत ऊंचा होता है, इसलिए बच्चों के लिए वहाँ पर काम करना इलीगल है, अवश्य असंवैधानिक है। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और जहाँ पे कि डिग्नी सेल्स का, डिग्नी मीन्स होता है ग्लूमी, सेल्स, सेल मीन्स कोठरी, जहाँ पे अंधकार में कोठरी है, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे लाइट नहीं है, एयर नहीं है, दैट द लॉ इनफोर्स, और जो कानून है, इफ़ इनफोर्स्ड, यदि उसको लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। यदि वहाँ पे कानून को फोर्सफुली लागू किया जाए तो वहाँ से लगभग 20,000 बच्चों को, जो कि बहुत ही गर्म भट्टियों में काम करते हैं, उनको वहाँ से जो स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स करते हैं, पूरे दिन भर जो कड़ी मेहनत वहाँ पर करते हैं, ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइजेज, और जो अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं, उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब लेखिका कहती कि मुकेश की आंख में एक चमक, बीम मीन्स होता है साइन, एक चमक देखी, एज ही वॉलंटियर्स मीन्स होता है जो स्वेच्छा से, टू टेक मी होम, लेखिका कहती है वो मुझे स्वेच्छा से अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इट बीइंग्स रिव्यूल्ड, और जो उसने कहा कि जो मेरा घर है, बड़े गर्व से उसने कहा कि वो रिव्यूल्ड हो रहा है, मीन्स उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, और कहती है वी वॉक डाउन स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मीन्स होता है जहाँ पे दुर्गंध आती है, दुर्गंध देने वाली, लेन मीन गलियाँ, चॉक्ड विथ गार्बेज, और जो अवरुद्ध कर दे रही थी, किसके द्वारा, कूड़े के द्वारा, कूड़े के ढेर वहाँ पे लगे हुए थे तो रास्ते को अवरुद्ध कर दे रही थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हाउएल्स विथ क्रैम्बलिंग वॉल्स, और जब हम घरों से गुजर रहे थे तो हाउएल विथ क्रैम्बलिंग वॉल्स मीन्स जो उनकी झोपड़ियाँ थीं उनमें दरारें पड़ी हुई थी, उनकी दीवारों में दरारें पड़ी हुई थी। वो भी डोर्स, और डगमगाते दरवाजे थे, नो विंडोज, उनमें खिड़कियां नहीं थी। क्राउड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एक्सैक्टिंग इन अ प्रीमल स्टेज, और वहाँ पे भीड़ इतनी थी परिवारों में कि उन जो मानव थे वो और जो एनिमल्स थे, जानवर, वो साथ साथ एक साथ उनमें आदिम स्टेज से रहते थे। प्रीमल स्टेज का अर्थ है आदिम युग से रहते थे। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और एक घर पर वह, एक घर के दरवाजे पर वह रुका। कौन, मुकेश। बैंक्स आ बॉबी आयरन डोर विथ हिज
फूट, और एक हिलते डुलते दरवाजे, लोहे के दरवाजे को उसने पैरों से खोला जो कि आवाज़ कर रहे थे। एंड पुस्ट इट ओपन, और धक्का देकर उसने उसको खोला। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, और हम एक आधे बने हुए झोपड़ी के अंदर घुसे। इन वन पार्ट ऑफ इट, और वह इसका एक भाग था, थैच्ड विथ डेड ग्रास, वहाँ पे घास फूस से वह बनाया गया था। इट इज़ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिक लीव्स, और वहाँ पर एक स्टोव में एक बर्तन रखा गया था। फायरवुड स्टोव ओवर विथ सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन उसमें रखा गया था। और सिजलिंग स्पेनिक लीव, और जिसमें पालक के पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉपेड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड में नीचे ज़मीन में बहुत बड़े प्लेटें थी एल्यूमिनियम की, और उनमें आर मोर चॉपेड वेजिटेबल्स, अन्य जो सब्जियां थी वो कटी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meals for the whole family. एक कमज़ोर औरत, फ्रील का अर्थ होता है वीक, कमज़ोर। यंग वुमेन इज कुक्ड द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली, एक कमज़ोर औरत अपने पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल, और वो उसके आंखें धुएं से भर गई थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, वह उम्र में ज़्यादा नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसकी बहू के रूप में वहाँ पर इज्जत की जा रही थी, उसको इज्जत दी जा रही थी बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह इस परिवार की बहू थी। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, और पहले से वो तीनों लोगों की इंचार्ज थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, अपने पति की, मुकेश की और मुकेश के पापा की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, सी जेंटली withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face, और जब भी उससे बड़ा कोई व्यक्ति, वो भी मैन, आदमी वहाँ प्रवेश करता था, तो बड़े जेंटली, बड़े शांत ढंग से अपने को एक ब्रोकन वॉल के पीछे ढक लेती थी, छुप जाती थी, और ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के ऊपर निकाल देती थी। एज कस्टम डिमांड, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जब कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ आता था तो एक कस्टम है, एक रिवाज है, रिवाज की मांग है कि जो बहुएं होती हैं उनको अपने फेस पर अपने घूंघट को निकाल देना होता है। इन दिस केस द एल्डर इन एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और इस प्रकरण में जो बड़ा व्यक्ति है, जो गरीब चूड़ी बनाने वाला है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उसने पूरे जीवन भर बहुत ही कठिन परिश्रम किया। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, और फिर वो बैंगल मेकर बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो अपने घर का पुनर्निर्माण करने में असफल हो गया। सेंड इज टू सन टू स्कूल, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजता था। एंड all he has managed to do to teach them what he knows, the art of making bangles, और इन सब के बाद वो अपने बच्चों को इस जो कला को, जो आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स को सिखाता था। पूरा मैनेज करने के बाद वो अपने बच्चों को आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स सिखाता था। इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, says Mukesh grandmother, who has watched her one husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, और it is his karma, यह उनका कर्म है, कर्मा है, भाग्य है, डेस्टिनी है। says मुकेश ग्रैंडमदर, ऐसे मुकेश की दादी कहती
है। हु हैज़ वॉच्ड हर वन हस्बैंड, जिसने कि अपने पति को देखा है। गो ब्लाइंड मीन्स अंधा होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते हुए अंधे हो गए थे, उसने अपने पति को अंधे होते देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कोई ऐसा कर सकता है जो इस लाइन को तोड़ सके। सी इम्प्लाइज, ऐसा वो सोचती है। बॉर्न इन द केस ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, क्योंकि वो कहती है कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि उनका जन्म बैंगल मेकर्स के जाति में होता है। दे हैव सीन नथिंग, वह इसके सिवाय कुछ नहीं देखते हैं। और बैंगल्स, बैंगल के सिवाय कुछ नहीं देखते हैं, चूड़ी के सिवाय कुछ नहीं देखते हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। इन द हाउस घरों में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर्स हाउस अन्य घरों में, एवरी अदर्स यार्ड अन्य घरों के आंगनों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की हर गलियों में। स्प्रिल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of 7 colors of the rainbow lie in mound in unkept yard। और लेखिका कहती है कि जो स्प्रिल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो झुंड वहाँ पे बने होते थे। सनी गोल्ड, ये जो कलर हैं, सनी गोल्ड चमकीली सुनहरी कलर की, पैडी ग्रीन धानी कलर की, रॉयल ब्लू शाही नीली, ब्लू पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी, और एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ इन द रेनबो। और रेनबो मीन्स द इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान सभी रंग की। लाई इन माउंट इन अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट यार्ड मीन्स जो गंदे आंगन होते थे उनमें टीलों पर पड़ी रहती थी, ये चूड़ियाँ वहाँ पे पड़ी रहती थी। आर पाइल फिल ऑफ 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और जो हाथ से चलाने वाली जो चौपहिया गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी उनके ढेर होते थे। हैंड कार्ट मीन्स हाथ से जिनको धक्का देते हुए हम चलाते हैं उन गाड़ियों को बोलते हैं हैंड कार्ट। तो वहाँ पे भी उनके ढेर लगे होते थे। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सेंटी टाउन, और उसको उस गाड़ी को हैंड कार्ट को पुश किया जाता था, धक्का देकर चलाया जाता था। किसके द्वारा? यंग मैन के द्वारा। अलोंग विथ नैरो लेन, नैरो लेन का अर्थ है जो गलियां होती थी, जो कस्बे के तंग गलियां होती थी उसमें नवयुवक उनको धकेल कर ले जाता था। और सेंटी टाउन, सेंटी टाउन का अर्थ है जो वहाँ पे छोटे छोटे कस्बे होते थे। एंड इन डार्क हार्टमेंट, और अंधकारमयी मीन्स जो बैकर होते थे उनमें। नेक्स्ट टू लेन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और नेक्स्ट लेन जो अगली जो लाइन होती थी वहाँ पे फ्लेम मीन्स जो बत्ती की लौ होती है, और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प जैसे कि ऑयल लैम्प होते हैं उनकी जो बत्ती जब जल रही होती है तो वो फ्लिकरिंग करती है, टिमटिमाती रहती है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता, अपने फादर्स और मदर्स उनके साथ बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वह भी वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं, पीस ऑफ कलर्ड ग्लास रंग बिरंगे ग्लास को, कांच को जोड़ते हैं सर्कल में और बैंगल्स बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी जो आंखें हैं वो ज़्यादा अनुकूल होगी, एडजस्टेड होगी टू द डार्क अंधकार के लिए, देन द लाइट आउटसाइड जो बाहरी उजाला है उससे ज़्यादा वो अंधकार में अपने को अनुकूल पाते हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they became of adult,
और दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वो प्रायः अपने आँखों की रोशनी को खो जाते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, वयस्क होने से पहले। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman holding piece of glass. सविता एक जवान लड़की है और ड्रैग पिंक ड्रेस, उसने एक मीन्स अरुचिकर ड्रेस पहना हुआ है पिंक कलर का। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के बगल में वह बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और वो भी क्या कर रही है, पीस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को चिपका रही है। एज हर हैंड्स मूव मशीनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, और मशीन के समान उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक, और मैं, लेखिका कहती मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यदि वह जानती है सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक, जिस बैंगल्स को बना रही है अगर उसकी पवित्रता को वो जानती है तो इट सिंबलाइज अ इंडियन वुमेन सुहाग, तो ये भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है। सिंबलाइज का अर्थ है प्रतीक, सुहाग, सुहाग का। और स्पेसियसनेस इन मैरिज, और ये जो शादी होती है, मैरिज, विवाह होती है, उसका सौभाग्य है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे विथ व्हेन हर हेड इज ड्रैपेड विथ अ रेड वेल, और इट विल डाउन ऑन हर सडनली, एक दिन अचानक उसको सजाया जाएगा लाल रंग के घूंघट से। हर हैंड डाइड रंग रेड विथ हेना, और उसके हाथों में लाल कलर की मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रेस्ट, और उसके हाथों में लाल कलर की चूड़ियों को पहनाया जाएगा। सी विल देन बिकम अ ब्रीड, और फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसकी जैसी जो एक बूढ़ी औरत उसके सामने बैठी हुई है जो बहुत पहले, सालों पहले वैसे ही बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उस बूढ़ी महिला के हाथों में अभी भी वो चूड़ियाँ हैं, उसकी कलाई में वो चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी से वंचित होकर वह कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी हैज़ नॉट इंजॉय इवन ऑन फुल मील्स इन हर एंटायर लाइफ, और उसने अपने पूरे जीवन में, एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक टाइम पेट भरकर खाना भी नहीं खाया। दैट्स what she has raped her husband, an old man with a flowing beard, says, or that's what she has raped, और जो उसको दैट्स रैपिड, और यह उसके कर्मों का फल है। वो कहती है हर हस्बैंड, और उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति है, विथ अ फ्लोइंग बेड, और उनकी दाढ़ियाँ उड़ रही हैं। सेज कहता है, उसका पति कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मीन्स मैं बैंगल्स बनाने के बारे में जानता हूँ और उसके सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लाइव इन, और मैंने केवल इतना तो किया कि मैंने अपने परिवार के लिए एक रहने के लिए एक घर बनाया। Hearing him, one wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. और उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य होता है, वंडर होता, आश्चर्य होता है, आश्चर्य होगा कि उसने एक उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया,
जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, जो असफल हो जाते हैं, अन्य जो बहुत सारे लोग हैं उसमें करने में असफल हो जाते हैं। और ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास सिर छुपाने के लिए एक मकान है। द क्राई of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, चूड़ी बनाने के व्यापार को चलाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाना, और कुछ नहीं कर पाते हैं, एक केवल चूड़ी बनाना ही उनको आता है। नॉट इवन एनफ टू ईट, और यहाँ तक कि उन्होंने कभी पर्याप्त भोजन भी नहीं पाया। राइजिंग इन एवरी होम, और एक जो आवाज़ें सॉरी रिंग्स इन एवरी होम्स, और ये जो आवाज़ें आती हैं वो प्रत्येक घर से आती हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नौजवान हैं वे अपने बड़ों के गम में डूबे रहते हैं। इको द लेमेंट का अर्थ होता है अपने से बड़ों के गम में डूबे रहना। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सेम इन फिरोजाबाद, और जो छोटे लोग बच्चे हैं, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, वो अपने समय के साथ उनका समय भी गुजर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटेंटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स, और टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क, जो उनका कठिन परिश्रम होता है, और माइंड मम्बिंग मीन्स होता है मस्तिष्क की जो शक्ति होती है उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो जो सोचने की जो पावर उनकी होती है उसको कठिन परिश्रम के द्वारा मार देते हैं। और इंटेंटिव मीन्स होता है पहल, तो ऐसी पहल वो करते हैं। एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, कि वो कुछ ज़्यादा भी नहीं सोच सकते, उनकी कल्पना करने की शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। Why not organize yourself into a cooperative? Ask a group of young men. Sorry, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पे लेखिका कहती है कि मैंने उनसे पूछा, आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक ग्रुप को, एक समूह को जो यंग मैन जिसमें थे उनसे मैंने पूछा, जो है फॉलन इनटू द विक्टस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि जो बिचौलिया होता था उसके झांसे में फंस जाते थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, जिसने कि उनके पापा को, उनके दादा को, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी उनको फंसाया है। तो वो लोग क्यों ना एक अपना संगठन बना लेते, वो अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हैं। वी आर द वन We are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal, they say. वे कहते हैं यदि हम संगठित होते हैं तो पुलिस द्वारा हमारी खिंचाई की जाती है, हमें पीटा जाता है और किसी इलीगल गैर कानूनी तौर पर उनको फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, और उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उनके बीच कोई ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता करे और कुछ अलग प्रकार से सोचे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, जैसे उनके पापा, उनके पिता थक चुके हैं वैसे वो भी थक चुके हैं। दे टॉक endlessly in a spill that move from poverty to power to greed and do injustice, और दे टॉक endlessly, वो अनंत तक बातें करते रहते हैं। स्पिल मीन झुंड में, दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी, जिस गरीबी में वो हैं, पाथ टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और जिसका उनको लालच है और जिसका मीन्स उनको अन्याय की आड़ जो लेते हैं, उसके मीन्स वह कुंडली गरीबों के रुचि के अभाव में और लालच और अन्याय की आड़ में लेते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, वन ऑफ द फैमिली काउट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, वर्डेन by the stigma of caste in which they
आर बॉर्न। और सुनते हैं, लिसनिंग टू देम, वे लोग सुनते हैं कि आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है भिन्न भिन्न, कि उनके दो अलग अलग संसार हैं, दो भिन्न भिन्न वर्ड हैं। एक क्या है कहते हैं, वन ऑफ द फैमिली, एक वह परिवार है, काउड इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी में फंसे पड़े, गरीबी के जाल में फंसे पड़े, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक, और उन पे भार है किसका, उस कास्ट का, उस उसका कास्ट का कलंक उन पे लगा हुआ है, विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर ऑफ विक्टस सर्कल, और जो दूसरा जो सर्कल है, ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो फैमिली हैं वो फंसे पड़े हैं गरीबी में, दूसरा उनके पर जो कलंक है कि उनका जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है, और दूसरी साइड है जो दूसरा भिन्न सर्कल है, उसमें जो साहूकार लोग हैं, मिडिल मैन जो बिचौलिया हैं, पुलिसमैन जो पुलिस में हैं, द कीपर ऑफ लॉ जो कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर हैं, द पॉलिटिशियन और जो पॉलिटिशियन हैं, टुगेदर they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, और टुगेदर दे हैव इम्पोज द ड्रैग ऑन द चाइल्ड का अर्थ है कि बच्चों को दीर्घकालीन रायों को स्वीकार करने के लिए इम्पोज किया जाता है और विवश कर दिया जाता है, मीन्स दीर्घकालीन जो राय हैं उनको स्वीकार करने के लिए उनको विवश कर दिया जाता है। ही कैन नॉट पुल डाउन, और वो इसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वो इसके नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, और इससे पहले कि वो जानकार हों, ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, वह भी इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनके पापा ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, यदि वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और करने का साहस करते हैं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप मीन्स होता है पालन पोषण, ब्रिंगिंग अप, यदि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, टू डू एनीथिंग एल्स, तो वुड मीन्स टू डेयर, इसका अर्थ है कि उनका साहस होना, चुनौती देना, किसी चीज़ को चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यह उनके पालन पोषण का कोई भाग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, और लेखिका कहती है कि जब मैं इस सेंस को इस सेंस को मुकेश के आंखों में देखती हूँ, मीन्स उसके भाव में जो दिखता है उसको भांपती हूँ, देखती हूँ। आई एम चैरिट, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट, वह मुकेश जो है वो बात दोबारा रिपीट करता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वह उसके घर से बहुत ही दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, और वो फोर्सफुली कहता है कि आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, जब लेखिका कहती है, उसको क्वेश्चन करती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने के सपने देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, और वो अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, और कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड को घूरते हुए, ग्राउंड की ओर देखते हुए कहता है नो। इन हिज small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret, और in his small murmur, जब वो धीरे से बोलता है और गुनगुनाहट करता है, छोटी सी गुनगुनाहट करता है, उसमें एक एम्ब्रेसमेंट, एक शर्म की भावना है। दैट हैज़ नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट, और रिग्रेट मीन्स होता है खेद, जो अभी खेद में परिवर्तित नहीं हुआ है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of
हिज टाउन। और वह कारों के सपनों से संतुष्ट है। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना। वह कारों के सपनों से ही संतुष्ट है जिनको वह अपने कस्बे की जो गलियां होती हैं, स्ट्रीट होती हैं, उनमें हाल्टिंग मीन्स तेज़ रफ्तार से जो दौड़ रही होती हैं गाड़ियाँ, उनको देखकर, बहुत तेज़ से जो दौड़ रही हैं गाड़ियाँ उनको देखता है। और फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ जो एरोप्लेन हैं वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ रही हैं।